तो अगर आज से लेके एग्जाम आने तक अगर तुम लोग हर दिन मुझे 8 से 10 घंटा देने के लिए तैयार हो, अपनी तैयारी में 8 से 10 घंटा देने के लिए शिद्दत इतना रखते हो, भाई इस वीडियो को आगे तभी देखना, बिकॉज ये वीडियो मैं आईबीपीएस पीओ के उन सीरियस कैंडिडेट्स के लिए ही बना रहा हूं जो इस बार अपना और अपने मां बाप का सरकारी कुर्सी का सपना पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, ना कि उन बच्चों के लिए जिनका दिमाग में हमेशा वही चलता रहता है कि भैया चलता है ना, हो जाएगा तो ठीक है। नहीं भाई, अगर सीरियस हो इस वीडियो को आगे तभी देखना, बिकॉज देखो पिछले कई सालों से तुम लोग भी देख रहे हो, मैं भी ये देख रहा हूं, लगातार एग्जाम का लेवल दिन पर दिन साल भर साल बढ़ता ही जा रहा है। एग्जाम का लेवल जितना 2018 में आता था, 2019 में मुश्किल हुआ, 2020 में और मुश्किल हुआ, 21, 22, 23 में मान के चलो हो सकता है बहुत मुश्किल एग्जाम देखने को मिले। और इसलिए तुम हर बार देखना कि कट ऑफ पिछले साल से या तो कुछ कम हो जाता है अगर वैकेंसीज बराबर रहती है, पर अगर वैकेंसी कम हो जाती है तो पेपर मुश्किल होने के बाद भी कट ऑफ लगातार ऊपर जा रहा है। और भाई इस साल अगर तुम देखो तो आईबीपीएस पीओ में भाई अनफॉर्चुनेटली वैकेंसीज थोड़ी कम है, तो पेपर मुश्किल आएगा, वैकेंसीज कम है, तो इसका मतलब कट ऑफ या तो पिछले साल के बराबर रहेगा, कट ऑफ ज्यादा भी जा सकता है। भाई ये कट ऑफ वाली बात मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज तुम्हारे दिमाग में बात लगातार चलती रहनी चाहिए कि तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा तब जाके आईबीपीएस पीओ का एग्जाम निकलेगा। अब देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले ना एग्जाम की बात कर ले, तो एग्जाम में होता क्या भाई, देखो एग्जाम में क्या होता है, जो पहले की कुछ शिफ्ट होती है लाइक फर्स्ट शिफ्ट हो गया या सेकंड शिफ्ट हो गया, ये थोड़ा इजी टाइप पे रहता है, ठीक है। बट इसके बाद लगातार एग्जाम का लेवल शिफ्ट पर शिफ्ट लगातार बढ़ता रहता है, और ये तुमने लगातार अभी भी देखा होगा, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इन सारे एग्जाम में पहले एक दो शिफ्ट बहुत ईजी है और उसके बाद शिफ्ट बहुत मुश्किल हो गए। अब यहाँ पे होता क्या भाई, जो पहले इजी शिफ्ट आते हैं ना उसमें हमारा दिमाग ऐसा चल रहा होता है यार सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, यार मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भैया, सारे मजा आ गया, इतने क्वेश्चन बनाए भैया, एक्यूरेसी भी 95% प्लस है, तो भाई हमें क्या लगता है यार हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, मतलब होता है हम बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में होते हैं, युद्ध स्तर पे कार्रवाई करके आते हैं कि भैया मजा आ गया, पेपर में इतने क्वेश्चन तो हमने कभी मॉक में भी नहीं बनाए जितने हम आज एग्जाम में बना के। वहीं जो बाद वाले शिफ्ट्स होते हैं ना जो थोड़े मुश्किल होते हैं, वहां पे क्या होता है भाई, अगर स्टार्टिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन फंस गया जो हमसे नहीं बना, भाई फॉर एग्जांपल अगर क्वांट की मैं बात करूं, भाई क्वांट में मुझे नंबर सीरीज बहुत अच्छा लगता है, भाई मुझसे लगातार मॉक टेस्ट में भी बनता जा रहा था, बट जैसे ही मैं एग्जाम में गया भाई रॉन्ग नंबर सीरीज तो छोड़ो, वहां पे मिसिंग नंबर सीरीज भी इतना मुश्किल आ गया कि मैं उसमें फंस गया, उलझ गया। उसके बाद मैं क्वाड्रेटिक में गया तो क्वाड्रेटिक का भी लेवल इतना ज्यादा था कि मेरा मोटिवेशन जो होता है ना इतना कम हो गया या इतना ज्यादा नर्वस होने लग गया कि पहले तो मेरा क्वांट बिगड़ा, वही क्वांट के बाद मैंने अपना रीजनिंग भी बिगाड़ लिया, और जब दो सेक्शन बिगड़ गए तो मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो इंग्लिश का भी कुछ नहीं हो सकता, इंग्लिश में मैं खुद ही बिगाड़ देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे दिमाग में इतनी खराब चीजें चल रही होती है ना कि शिफ्ट तो मुश्किल है, और ऊपर से मैं खुद को और इतना ज्यादा डीमोटिवेट कर लेता हूं कि कई बार आती हुई चीजें भी नहीं करता, ये मान के यार पेपर तो मुझसे अब नहीं निकलेगा। भाई हालांकि मुश्किल शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है, पर नॉर्मलाइजेशन तो तब होगा ना जब तुम अपना बेस्ट देके आओगे। बट मुश्किल शिफ्ट्स में क्या होता है, जनरली बच्चा हार मान लेता है, तो गिव अप कर देते हैं हम कि हमसे नहीं हो सकता। और इसी वजह से मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी मुश्किल शिफ्ट में अगर आपका एग्जामिनेशन पढ़ रहा है तो तुम्हें मात्र एक चीज वहां पे बचा सकती है, वो होता है मॉक टेस्ट। भाई मॉक टेस्ट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैं तुम्हें कितनी बार पहले भी बता चुका हूं, भाई मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो भी अच्छे क्वालिटी का मॉक टेस्ट, अच्छे ब्रांड्स का मॉक टेस्ट लगाओ। वो जो होता है 100 200 रुपए वाले मॉक टेस्ट लगाना अभी छोड़ दो, बिकॉज देखो तुम 100 200 रुपए सालों साल भरते रहते हो। वही जो मैं बोलता हूं तुम्हें एक अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज एक साल में एक बार ले लो और उसी साल पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लो, तो मैक्सिमम बच्चों की बात जमती नहीं है, उनको लगता है भैया आप तो मुश्किल सौदा बता रहे हो, ये है वो। तो कोई बात नहीं, मैं उनके बारे में बात नहीं करने वाला। भाई सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे ये बता रहा हूं कि अब हमारे पास अगले 2 हफ्ते का टाइम बचा है, 2 वीक्स, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, अगर आप 2 हफ्ते वाला वीडियो देख रहे हैं, अगर 2 हफ्ते का टाइम बचा है तो 2 हफ्ते वाली स्ट्रैटेजी देख लीजिए, नहीं तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक, ठीक है। दो अलग अलग वीक में आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। भाई पहले फर्स्ट वीक की बात कर लेते हैं। भाई फर्स्ट वीक में आपको हर हफ्ते का हर एक दिन एक मॉक टेस्ट लगाना है ना, उसके बाद इसको बेहतरीन तरीके से एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज कैसे करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक मॉक टेस्ट लगाया अभी, उस मॉक टेस्ट में मान के चलो आपको परसेंटाइल आया 90 परसेंटाइल आया, आपने कहा भैया अच्छा पेपर हो गया, मजा आ गया। इसके बाद आपने अगला मॉक टेस्ट लगाया, वहां पे आपका परसेंटाइल आया 87, जो कि बहुत नजदीक था 90 के, तो हमने कहा कोई बात नहीं है। अगला आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपका परसेंटाइल आया 95, हमने कहा बहुत बढ़िया, परसेंटाइल इंक्रीज हो रहा है। पर जैसे ही मैंने अगला मॉक टेस्ट लगाया मेरा परसेंटाइल आ गया 65 परसेंटाइल, तो यहाँ पे हमने कहा कि इतना गिर कैसे गया परसेंटाइल। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये देखना है कि क्या मेरा ओवरऑल पेपर बिगड़ा है। ओवरऑल पेपर अगर बिगड़ा है तो भाई अगेन वही सेंस में मैं जा रहा हूं कि अगर मुश्किल शिफ्ट का पेपर आ गया तो मैं यहाँ पे ऐसे ही बिगाड़ लूंगा जैसे यहाँ पे मेरा 65 परसेंटाइल आया। तो देखना क्या मैंने ओवरऑल पेपर बिगाड़ लिया, क्या मैं पेपर में नर्वस हो गया था, अगर मैं नर्वस हो गया तो क्यों हुआ था, कोई एक सेक्शन मेरा ज्यादा बिगड़ गया,
या मैंने पूरा पेपर बिगाड़ लिया जानबूझ के अपने मतलब गिव अप वाले एटीट्यूड की वजह से, ठीक है। अब अगर मेरा कोई एक सेक्शन खराब हुआ, भाई फॉर एग्जांपल मैंने क्वांट का पेपर लगाया, भैया क्वांट पहले तो मेरा अच्छा जा रहा था, बट उसके बाद मैं किसी डीआई के क्वेश्चन में फंस गया या अरिथमेटिक फंस गया, क्वांट मेरा खराब हो गया। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि क्वांट के लगातार आप खराब करते आ रहे हो या इस पेपर में आपका खराब हुआ है। भाई फॉर एग्जांपल क्वांट हमारा पहले से वीक है, तो क्वांट में मेरा परसेंटेज हमेशा ही कम रहता है, तो भाई क्या करना है मुझे यहाँ पे अब क्वांट की प्रैक्टिस चालू करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। बट अगर यहाँ पे क्वांट आपका अच्छा है, फिर भी आपको यहाँ पे क्वांट में परसेंटाइल गिरा है, इसका मतलब आपने हो ना हो यहाँ पे कोई ना कोई सिली मिस्टेक करी है। तो सिली मिस्टेक क्या हो सकती है भाई, फॉर एग्जांपल हो सकता है आपने कभी एडिशन मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया हो, कहीं कोई नंबर गलत लिख लिया हो, भाई 5 की जगह 8 लिख लिया हो या 3 लिख लिया हो, मतलब ऐसी बेसिक जो सिली मिस्टेक्स होती है वो होता है। कभी कभी हम क्या होता है प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो सेम सी दिखने वाली चीजें होती है, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं क्वांट में। तो अगर सिली मिस्टेक्स करिए तो इसको नोट कर लो एक बार कि भाई ये वाली सिली मिस्टेक मुझसे बार बार नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्वांट को एनालाइज करते हुए चलना है। वैसे इंग्लिश को भी देख लो भाई, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यार इंग्लिश में ना मेरा हर बार एरर टेक्शन क्वेश्चन बहुत अच्छे जाते हैं, बट आज ना मेरा एरर वाला एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो गया, क्यों यार उसमें ना मेरी नया एरर आ गया। तो आपको क्या करना है, वहां पे उस नए एरर को जाके नोट बना लेना है। तो ऐसे हर चीज के नोट्स बनाते हुए चलो भाई, आपको कोशिश करनी है कि अगर 1 घंटे का मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तो 1 से 1.5 घंटा उसको एनालिसिस में भी देना ही देना है। और ये मैं कम से कम बोल रहा हूं, तब जाके तुम मानोगे कि अब तुम्हारा मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ। 1 घंटे का मॉक टेस्ट नहीं है मेरा, मेरा मॉक टेस्ट 2.5 घंटे का है, बिकॉज 1 घंटे का टेस्ट प्लस 1.5 घंटे का एनालिसिस। तो इस तरीके से हमें चीजें करती हुई चलनी है। इसके बाद आपको डेली बेसिस पे हर दिन 2 घंटा देना है क्वांट को, और क्वांट के 2 घंटे को 1-1 घंटे में डिवाइड कर लो। भाई पहले का जो 1 घंटा यहाँ पे आपको देना है स्पीड मैथ्स। अब स्पीड मैथ्स में आपको क्या क्या करना है भाई, डेली बेसिस पे 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 20 नंबर सीरीज। अब 20 नंबर सीरीज में भी डिवाइड कर लो, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज, 10 मिसिंग नंबर सीरीज। भाई देखो जो मेरा अभी एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि पहले रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत ज्यादा मुश्किल आता था, पर अभी जो एग्जामिनेशन हुआ आईबीपीएस क्लर्क आरआरबी पीओ, इसमें मिसिंग नंबर सीरीज भी बहुत ज्यादा मुश्किल आ गया। उनके पैटर्न लोगों को समझ नहीं आ रहे थे, तो उसकी भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। इसके साथ साथ आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 20-20 क्वेश्चन लगाने हैं, बिकॉज अभी आपने एग्जाम में देख ही लिया होगा कि सारी चीजें बच्चों से हो रही थी, बट सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन इतना ज्यादा ट्रिकी आ रहा था कि उसमें होता ना एक एक क्वेश्चन बनाने में 1-1 1.5 मिनट लग रहा था, उसके 15 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे आपको स्पीड मैथ्स में अपनी स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। इसके बाद जो अगला 1 घंटा आपको देना है, उस 1 घंटे में हमें करना है बेहतरीन तरीके से डीआई की तैयारी, ठीक है। अब डीआई की तैयारी जो आप कर रहे हो ना, इसमें डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ डीआई आपको लगाते हुए चलना है, और नए पैटर्न के डीआई इस बार आईबीपीएस पीओ में देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो सारे अलग अलग पैटर्न के लगा लो, जो मिक्स वाले डीआई होते हैं वो लगाओ, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो। तो यहाँ पे 2 घंटे की तैयारी की हो गई। अब ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अरिथमेटिक की बेसिक तैयारी कर ली होगी, तो उसकी प्रैक्टिस आपकी डीआई में हो जाएगी। पर अगर आपने अभी तक अरिथमेटिक की तैयारी नहीं करी, तो डेली 1 घंटा आपको अरिथमेटिक को भी देना है, तब जाके आप मानोगे कि क्वांट आपका कंप्लीट हो गया। तो क्वांट में यहाँ पे 2 घंटे के बजाय आप मान के चलो 2 + 1 3 आवर्स आपको 3 घंटा डेली क्वांट में देना है। एक बात हो गई। इसको इंग्लिश में बात करते हैं, तो इंग्लिश में आपको डेली बेसिस पे 1.5 से 2 घंटा देना है, ठीक है। अब इसमें इंग्लिश में आपको मेजर जो टाइम देना है वो प्रैक्टिस में देना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, वर्ड स्वैप। इसके अलावा आपका आ गया सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फ्रेजल रीअरेंजमेंट। ये बेसिक जितने भी टॉपिक्स एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। भाई अगर आप लोग इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हम अपना एक नया बैच चालू कर रहे हैं, कंप्लीट इंग्लिश प्रैक्टिस बैच। तो उस बैच को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, क्लासेस उसकी 1 या 2 दिन में चालू होने वाले हैं। अभी तक क्लासेस चालू नहीं हुए, तो चाहिए तो उस बैच को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंग्लिश को डेली इतना टाइम देना है, और इसके साथ रीजनिंग में भी आपको डेली 1.5 से 2 घंटा देना है, जहां पे आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे देखो इसको ना डिवाइड कर लो, 30 मिनट और 1.5 घंटा। भाई 30 मिनट आपको मात्र देने हैं मिसलेनियस टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, इनपुट आउटपुट हो गया आपका, इनइक्वालिटीज हो गया, बेसिक टॉपिक्स। और इसके अलावा 1.5 घंटा आपको देना डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ पजल्स में, फॉर एग्जांपल फ्लोर बेस्ड पजल, आपका बॉक्स बेस्ड पजल जो आजकल आ रहा है, फ्लोर और फ्लैट बेस्ड पजल बहुत ज्यादा आ रहा है, कि एक वो जो खुद बिल्डिंग है उसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, या ईस्ट वेस्ट करके, नॉर्थ साउथ करके दे देते हैं। मतलब डिफरेंट पैटर्न्स के जो पजल्स आजकल पूछे जा रहे हैं, इनकी भी प्रैक्टिस आपको डेली 1.5 घंटा करनी ही करनी है। और कोशिश करो कि यहाँ पे आपको तो कम से कम 5 से 6 डिफरेंट सेट्स ऑफ पजल्स लगा सको। ज्यादा लगाओ तो और अच्छा है, पर कम से कम इतने तो हमको लगाने ही लगाने हैं। और ऐसे करके हमारा अगला 1 हफ्ता में इस तरीके से तैयारी करते हुए चलनी है। भाई सेकंड वीक जैसे ही हमारा चालू हो जाएगा ना, सेकंड वीक में आपको कुछ भी नया ऐड नहीं करना है, बट जहां पे अभी तक हम 1 मॉक टेस्ट लगा रहे थे, यहाँ पे आप डेली बेसिस पे आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी।
बस यहाँ पे एक मॉक टेस्ट की जगह 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं भाई। एक मॉक टेस्ट लगा लो आप लोग सुबह उठते के साथ ही, और दूसरा जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो वो आप लगाओ जब आपका एग्जाम का शिफ्ट आया है। भाई फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट शिफ्ट आया है तो सुबह 8:30 बजे के आसपास लगा लो, दूसरा शिफ्ट आया है तो 10:30 बजे के आसपास लगा लो, थर्ड आया तो 2-2:30 बजे के आसपास लगा लो, फोर्थ आया तो 3, 3:30, 4 बजे के आसपास लगा लो। तो इस वजह से एक एग्जाम का शिफ्ट के हिसाब से लगाना है आपको मॉक टेस्ट, और एक मॉक टेस्ट पूरे दिन में किसी भी और टाइम पे लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। पर इस हिसाब से आपको अपने सेकंड वीक की तैयारी करनी है। बाकी जो भी मैंने अभी बताया भाई, क्वांट में 2 से 3 घंटा देना है, इंग्लिश में 1.5 से 2 घंटा देना है, रीजनिंग में 1.5 से 2 घंटा देना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना समय देना है, कितना कितना पढ़ना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। स्टिल अभी भी आपके मन में कोई डाउट है भैया, ये डाउट अभी भी रह गया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं, तो छोटे से छोटे डाउट को नीचे कमेंट में डाल दो, मैं तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अपने हर छोटे भाई बहन का डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर आउट कर सकूं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह बने रहिए दाल पर बैंगन चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।